द वालेकुम टॉपिक अस्सलाम मैम। वर्नलाइजेशन। आज हमने पढ़ना है वर्नलाइजेशन। Biennials and perennial plants are stimulated to flower by exposure to low temperature. Biennial plants वो होते हैं those complete their life cycle in 2 years. By means 2. और perennial plants वो होते हैं those last or exist for a very long time. तो ये दोनों प्लांट्स के बारे में ये है कि बायनियल एंड पेरेनियल प्लांट्स आर स्टिमुलेटेड टू फ्लावर बाय एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। यानी जो स्टिमुलस है जो फ्लावरिंग कॉज करता है वो है लो टेम्परेचर स्टिमुलस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। दैट इज फ्लावरिंग बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर स्टिमुलस इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। The low temperature stimulus is received by the shoot apex of a mature stem or embryo of the seed. लो टेम्परेचर स्टिमुलस शूट एपेक्स रिसीव करती है मेच्योर स्टेम की और या एम्ब्रियो की जो एपेक्स है वो लो टेम्परेचर स्टिमुलस रिसीव करता है। एम्ब्रियो कहाँ होता है? सीड में। लेकिन फोटोपीरियोडिज्म की तरह नहीं होता कि फोटोपीरियोडिज्म में जो स्टिमुलस है लाइट पीरियड का वो लीव्स रिसीव करते थे। वो आपको मैंने कल फोटोपीरियोडिज्म पढ़ाया था। लीव्स वो स्टिमुलस रिसीव करते हैं फोटोपीरियोडिज्म वाले प्रोसेस में। लेकिन यहाँ वर्नलाइजेशन में ये है कि लो टेम्परेचर स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द शूट एपेक्स ऑफ अ मैच्योर स्टेम और एम्ब्रियो ऑफ द सीड। For some plants, vernalization is an absolute requirement, or in some cases, it simply assists in inducing flowering. The duration of low temperature chilling treatment requires varies from 4 days to 3 months. जो लो टेम्परेचर स्टिमुलस है वो प्लांट्स पे 3 months 4 days से लेके 3 months तक अप्लाई किया जाता है फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग। Temperature around 4 degrees centigrade is found to be very effective. It stimulates the production of vernalin hormone, which induces vernalization. It is now believed that vernalin is nothing special, but actually is gibberellin. जिब्रेलिन के बारे में जो ग्रोथ सब्सटेंसेस आप स्टार्ट में पढ़ी आपने, तो ये जो वर्नलिन है ये एक्चुअली जिब्रेलिन मैम ही। ये दोबारा बता दे। जिब्रेलिन जिब्रेलिन ये ग्रोथ सब्सटेंसेस में ये लफ्ज आप पढ़ चुके हो। प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस पढ़ाई थी मैंने प्लांट हार्मोन्स में। तो जिब्रेलिन, इंडोलेस्टिक एसिड, ऑक्सिन्स, इथीन, ये सब आपको पढ़ाया था। तो वर्नलिन जो है वो कह रहा है वर्नलिन इज नथिंग स्पेशल बट एक्चुअली इज जिब्रेलिन। Photoperiodism and vernalization serve to synchronize the reproductive behavior of plants with their environment, ensuring reproduction at favorable times of the year. यानी फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन ये दोनों प्रोसेसेस सर्व करते हैं प्लांट्स में। रेगुलेटेड और कोऑपरेटिव वे में दोनों प्रोसेसेस सर्व कर रहे होते हैं और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर प्लांट्स का इन दोनों प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है। They also ensure that members of the same species flower at the same time. एक ही स्पीशीज के सारे मेंबर्स जो हैं, सारे प्लांट्स जो हैं वो सेम टाइम पे उनमें फ्लावरिंग होगी। दिस एनकरेजेस क्रॉस पोलिनेशन फॉर जेनेटिक वेरिएबिलिटी। और इस तरह से क्रॉस पोलिनेशन को एनकरेजमेंट मिलती है और क्रॉस पोलिनेशन जो प्रोसेस है वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए वेरी यूजफुल और वेरी मच रिक्वायर्ड है। क्रॉस पोलिनेशन से जेनेटिक वेरिएशन आती है और फिर न्यू वैरायटीज प्लांट्स की सामने आती है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। Animals like plants also reproduce both asexually as well as sexually. Animals भी में भी plants की तरह asexual reproduction भी होती है और sexual reproduction भी होती है। But asexual reproduction is less common in animals as compared to plants. Binary fission, multiple fission, budding, parthenogenesis, tissue culturing, cloning, and identical twins are the common asexual methods of reproduction in animals. Plants में पढ़ लिया, ठीक है ना। फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन किस तरह प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग प्रोसेस को और किस तरह ये दोनों सिंक्रोनाइज्ड वे में प्लांट्स में फ्लावरिंग को, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को प्रमोट करते हैं।
अब हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं एनिमल्स में। एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स हैं, जैसे बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशन है, बडिंग, पार्थिनोजेनेसिस, टिश्यू कल्चरिंग, क्लोनिंग, आइडेंटिकल ट्विन्स, एंड दीज आर कॉमन एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्थिनोजेनेसिस की थोड़ी सी डिटेल आप देखें कि क्या डिटेल पार्थिनोजेनेसिस की बताई हुई है। पार्थिनोजेनेसिस इज डिफाइंड as the development of an egg without fertilization. Ants, bees, wasps are good examples. पार्थिनोजेनेसिस एंट्स, बीज और वैस्प में, इन इंसेक्ट्स में मिलती है देखने में। हनी बीज की एग्जांपल है आपकी बुक में। इन दी हनी बीज मेल्स और ड्रोन्स, मेल्स को ड्रोन्स कहते हैं हनी बी में। हनी बीज, इन हनी बीज मेल्स और ड्रोन्स develop from unfertilized eggs. The queen bee, though carrying male gametes from male, has the ability to lay eggs that have not been fertilized. जो क्वीन बी होती है वो मेल गैमीट्स कैरी तो करती है, लेकिन ये मेल गैमीट्स क्वीन बी के एग्स को फर्टिलाइज नहीं करते। वो सिर्फ कैरी किए होते हैं, लेकिन कोई फर्टिलाइजेशन क्वीन बी में नहीं होती। The sperms she receives from a drone bee are stored in a pouch closed off by a valve. फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि पाउच जिसमें गैमीट्स, मेल गैमीट्स स्टोर हुए होते हैं, वो क्लोज्ड होती है बाय अ वेल्व। The eggs may be fertilized or may not be fertilized from the stored sperms. Eggs fertilized हो भी सकते हैं और fertilized नहीं भी from the stored sperms. The haploid egg develop into haploid offspring. It is called haploid parthenogenesis. Egg fertilized नहीं होगा, zygote नहीं बनेगा, तो haploid जनरेशन ही, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट बेबीज haploid ही प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से इस प्रोसेस को कहते हैं haploid parthenogenesis. In some cases, for example, in aphids, diploid parthenogenesis may occur, in which the egg producing cells of the female undergo a modified form of meiosis involving total non-disjunction of the chromosomes. तो डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि एफिड्स में डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस अकर होती है। इसमें ये होता है कि एफिड्स में जो फीमेल एफिड है उसमें ऐसी मियोसिस होती है जिसमें नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। जब क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते तो जो गैमीट्स बनते हैं, इस फीमेल के जो एग्स बनते हैं, वो डिप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड नहीं होते। जब नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होगी, क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होंगे, तो डिप्लॉइड एग्स होंगे। दीज डिप्लॉइड एग्स डेवलप इनटू यंग फीमेल, that is young aphids. Parthenogenesis has the advantage of accelerating the normal reproductive rate. इसका पार्थेनोजेनेसिस का ये फायदा है कि इससे नॉर्मल रिप्रोडक्टिव रेट उस एनिमल की स्पीशीज का एक्सीलरेट हो जाता है। एक्सीलरेट होना, इंक्रीज होना। नेक्स्ट टॉपिक है गर्ल्स, टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग। Tissue culturing and cloning. In tissue culturing technique in plants, cambium tissue excised from plants can be stimulated by the addition of nutrients, cytokinins, and indole acetic acid. कैम्बियम टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक में एक्साइज की जाती है, प्लांट से stimulate किया जाता है by the addition of nutrients, cytokinins, indole acetic acid. These cells show continued growth and differentiate into a new plant genetically identical to their parents. Okay? इस तरह ये जो है न्यू प्लांट बन जाता है एक्साइज्ड कैम्बियम से। अगर न्यूट्रिएंट्स और यूजफुल अदर रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस ऐड कर दी जाएं तो कंटिन्यूड ग्रोथ कैम्बियम से होती है और न्यू प्लांट जो है वो बन जाता है। दिस न्यू प्लांट फ्रॉम दी एक्साइज्ड कैम्बियम becomes genetically identical to their parents. Tissue culture is now widely used for the rapid propagation of desired varieties or for varieties difficult to propagate by cuttings. टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक जो है वो अप्लाई की जाती है डिजायर्ड वैरायटीज गेट करने के लिए, या फिर वो वैरायटीज गेट करने के लिए जो डिफिकल्ट टू प्रोपेगेट हैं बाय कटिंग्स। जो प्लांट कटिंग से प्रोपेगेशन जिनकी नहीं हो सकती या जो डिजायर्ड हैं
रिक्वायर्ड हैं, वो वैरायटीज हासिल करने के लिए टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक अप्लाई। सिमिलर टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर द टिश्यू कल्चर ऑफ एनिमल सेल्स। सिमिलरली टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक जो एनिमल्स में है उसे क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग इसी तरह से एनिमल्स में अप्लाई करते हैं। organisms produced from a single cell by subculturing, that is cloning, are called clones। और क्लोनिंग से जो organisms बनती हैं, these organisms are called clones। In animals and especially among vertebrates, a nucleus from the somatic cell is removed and introduced into an egg cell। सोमैटिक सेल से न्यूक्लियस रिमूव करके किसी एग सेल में इंसर्ट कर दिया जाए और एग सेल का जो ओन न्यूक्लियस है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाए बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। एग का न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय कर दें अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से और किसी सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस एग सेल में ऐड कर दें, then this egg with transplanted diploid somatic cell nucleus develops into an organism। तो इस एग से ऑर्गेनिज्म बन जाएगी और ये ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी टू दैट पेरेंट हु हैज कंट्रीब्यूटेड इट्स न्यूक्लियस। जिस ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस ऐड किया है वो ऑर्गेनिज्म एग से जो बनेगी वो उस पेरेंट जैसी होगी जिसका न्यूक्लियस लिया गया। The cloning of desirable animals such as prize bulls, race horses might be as useful as cloning of useful varieties of plants। जिस तरह प्लांट्स की यूजफुल वैरायटीज गेट की जाती हैं टिश्यू कल्चरिंग से, इसी तरह क्लोनिंग से एनिमल्स में एनिमल्स की वैरायटीज गेट की जा सकती हैं, जैसे प्राइस बुल्स हैं, रेस हॉर्सेस हैं और दूसरे यूजफुल एनिमल्स हैं। However, the application of the technique to humans would be open to serious moral questions। लेकिन मैन पे, ह्यूमन बींग्स पे ये टेक्निक अप्लाई नहीं की जा रही क्योंकि कई मॉरल क्वेश्चंस लोगों ने अराइज किए हैं। Theoretically, any number of genetically identical copies of the same man or woman might be made। आइडेंटिकल कॉपी मैन या वुमेन की मेक की जा सकती है, लेकिन कुछ मॉरल क्वेश्चंस हैं जो उलमा ने राइज किए, लोगों ने राइज किए और इस पे पाबंदी है और ये क्लोनिंग टेक्निक मैन पे अप्लाई नहीं की जाती। लेकिन आइडेंटिकल मैन और वुमेन बनाए जा सकते हैं पेरेंट्स की तरह, एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट्स। द यूज ऑफ क्लोन्ड cells allows the quantitative study of the action of hormones, drugs, and antibodies to be made on cells। Such as technique is a useful substitute for investigating the effect of drugs, cosmetics, and pharmaceuticals products on animal cells without exposing laboratory animals to these chemicals। तो एक टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक का ये फायदा है कि क्लोन्ड सेल्स पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ड्रग्स, एंटीबॉडीज और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स और इफेक्ट्स देखने के लिए, और डायरेक्टली एनिमल्स को एक्सपोज इन केमिकल्स के सामने नहीं किया जाता बल्कि क्लोन्स में इफेक्ट्स इन केमिकल्स के देखे जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स क्लोनिंग की मदद से हो सकते हैं। Cloning has the advantage that all the offspring behave similarly, but should an environmental hazard develop, non-resistant strains are present to lessen the impact। कुछ नॉन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं जो हैजर्ड को लेस कर रही हैं। ऑल द डिग्री टू विच एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस क्लोन डेवलपमेंट इज नॉट फुली नोन। और किस हद तक एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस क्लोनिंग पे शो करता है ये फुली नोन नहीं है। एंड एनी क्लोन सेल वुड हैव टू गो थ्रू ऑल द फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हर क्लोन सेल क्लोनिंग जब की जाती है तो तमाम क्लोन सेल्स पास होते हैं ऑल द डेवलपमेंटल फेजेस से, and these phases include embryo, fetus, baby and childhood in case of human beings। ठीक है, डेवलपमेंटल फेजेस बताई हुई हैं। क्लोनिंग जब करते हैं तो वो क्लोन सारी फेजेस से गुजरता है तभी वो इंडिविजुअल आइडेंटिकल इंडिविजुअल जो है वो हम गेट करते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। और ये डेवलपमेंटल फेजेस मैन के सिलसिले में कौन सी हैं? embryo, then fetus, then baby, then childhood। Okay, now this is the end of the topic of today। Now I am taking your attendance, please।
गई मैम। जी बच्चों अटेंडेंस ले रही हूँ। आप रोल नंबर लिखा करें, साथ है सिर्फ नाम नहीं। मैम रोल लिखा हुआ नंबर है रोल नंबर। दिया करें या सिर्फ रोल नंबर लिख दिया करें। सिर्फ रोल नंबर लिख दिया करें, नाम ना लिखा करें। दोनों चीजें लिख दिया करो। मैम दोनों ही लिखी हुई हैं। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज। आप सारे लेक्चर अटेंड किया करें गर्ल्स, आपका फायदा है। अच्छा, अल्लाह हाफिज। मैम 146 की लगा दी है। 146 हाँ जी लगा दी। 337 मिस मेरी 355 की अटेंडेंस लगा हो दी मैम। गई। जी मेरी 330 मिस 366। लीव कर गई हैं। मिस पहले मेरी अटेंडेंस लगाया करें। मिस ने मीटिंग लीव कर दी है। क्यों? मैम मेरी अटेंडेंस लगा दी 66। मैम नहीं है, मिस ने लीव कर दी है मीटिंग। ओहो, अब हम क्या करें? हम भी लीव करें और क्या करें? मीटिंग लीव कर दो। सही, मिस ओवर नहीं करती, खुद ही लीव करके चली जाती हैं, दूसरों को बताती नहीं है। कर दो लीव। ऑफर पुरानी क्या? नहीं मिस आपका माइक म्यूट हुआ है, इसको अनम्यूट कर लें।